राधिका की ननद सुरभि खाना बनाने से बहुत जी चुराती थी। जब भी खाना बनाने की बात आती, सुरभि कोई ना कोई बहाना करके रसोई से दूर हो जाती। सुरभि, ओ सुरभि, जा थोड़ा रसोई में देख ले, तेरी भाभी बाजार गई है। बाहर बारिश है, हो सकता है लौटने में थोड़ी देर हो जाए। तू दाल को तड़का लगा दे और एक तरफ चावल उबालने रख दे। माँ, आपको पता है मेरे से रसोई के काम नहीं होते। वैसे भी मेरा जरूरी कॉल आने वाला है, मैं कमरे में जा रही हूँ। भाभी आएंगी तो खुद ही बना लेंगी। सुरभि, ये थोड़ी है तेरी भाभी राधिका अच्छे स्वभाव की है, तुझे कुछ नहीं कहती है, तू उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। ये गलत बात है। तभी राधिका और अतुल आ जाते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, सुरभि को अपना काम करने दो, रसोई का काम मैं देख लूंगी। क्या करूं, सुरभि बिल्कुल नहीं सुनती। पता नहीं ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या करेगी। थोड़ा बहुत तो बनाना आना चाहिए, पर बिल्कुल भी शौक ना होना तो गलत बात है। माँ, मैं सोच रहा था कि हमें सुरभि की शादी के बारे में सोचना चाहिए। बात करते करते कई महीने बीत जाएंगे, हमें लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। सुरभि के कानों में अपने भैया की आवाज जा चुकी थी। वो दौड़कर बाहर आती है। माँ, मुझे ऐसे ही किसी से शादी नहीं करनी। मैं जिसे जानती नहीं उससे कैसे शादी कर लूं? अरे ये क्या बात हुई, लड़का तो देखना ही पड़ता है। और रही बात जानने की, तो वो तो हम सारी जांच पड़ताल करेंगे। माँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे लिए कोई लड़का मत ढूंढना। पर एक बार देखना तो पड़ेगा लड़का। हाँ, हम मिल लेते हैं लड़के के परिवार से, फिर बात कर लेंगे। सुरभि के कहने पर उसके परिवार वाले एक रेस्टोरेंट में लड़के वालों से मिल लेते हैं। दोनों के परिवार को ये रिश्ता पसंद था। रोहित की मम्मी थोड़ी सख्त थी। ये बात सुरभि को तब पता चली जब उन्होंने उसे खाने के बारे में पूछा। वैसे खाने में क्या क्या अच्छा बना लेती हो? खाने में हमारी सुरभि तो सब कुछ बना लेती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अपनी भाभी से भी कुछ न कुछ बनाना सीखती ही रहती है। क्यों राधिका बेटी, सुरभि क्या क्या बना लेती है? क्या क्या सिखा दिया तुमने इसे? वो हाँ, सुरभि पकौड़े बहुत बढ़िया बनाती है। आजकल बारिशों में तो सुरभि तरह तरह के पकौड़े बना रही है। कभी प्याज, कभी पनीर, कभी आलू के, कभी गोभी के, और मिर्ची और बैंगन के पकौड़े तो कल शाम ही बनाए थे। हाँ ये तो है, मुझे पकौड़े सच में बहुत पसंद है। अपने हाथों के और बाजार के तो मैं रोजाना ही खाती रहती हूँ। अब बस इच्छा है कि अपनी होने वाली बहू के हाथ के गरम गरम पकौड़े जल्दी खा सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोहित, एक काम करो, कल आंटी जी को घर पर ही ले आओ, सब एक साथ मिलकर बैठेंगे। सुरभि कल पकौड़े भी बना लेगी। क्यों मम्मी, कल का डन करें? हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी बहू के हाथ के पकौड़े खाने तो मैं जरूर जाऊंगी। अब अतुल ने रोहित और उसकी मम्मी को अगले दिन आने का बोल दिया, पर सुरभि को घबराहट होने लगी। भाभी, आपने पकौड़ों का नाम लेकर मुझे फंसा दिया, जबकि आपको पता है मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। और आप भैया, आपने भी उन्हें कल आने के लिए बोल दिया। अब मैं इतनी जल्दी में कैसे बढ़िया पकौड़े बनाने सीखूंगी? सुरभि, मुझे उस समय जो समझ आया मैंने बोल दिया। वैसे पकौड़े बनाने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें 1 घंटे में बढ़िया पकौड़े बनाना सिखा सकती हूँ। सुरभि, इमेजिन करो कल बारिश का मौसम बन जाए और तेज ठंडी हवा के साथ भीनी भीनी बारिश हो जाए, और तुम सबके लिए गरम गरम पकौड़े बना रही हो, और तुम्हारे हाथों के पकौड़े खाकर सब तुम्हारी वाहवाही कर रहे हो। राधिका की बातें सुनकर कुछ देर के लिए सुरभि कल्पना में खो जाती है, और वही कल्पना उसकी हिम्मत और जागरूकता बनती है। सुरभि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। भाभी, आपकी बातें सुनकर मुझ में एक साहस आया है, मैं पकौड़े बनाने सीखूंगी। सुरभि की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। उस दिन राधिका खूब मेहनत से सुरभि को बढ़िया पकौड़े बनाना सिखाती है। माँ, पनीर का खाकर देखो कैसा बना है। बहुत बढ़िया, करारा, मजा आ गया। बेकार ही घबरा रही थी, देख सीख गई ना। माँ, ये सब कमाल तो भाभी ने किया है। भाभी ने मुझे हिम्मत दी, पकौड़े बनाने सिखाए, तभी तो मैं ये कर पाई। थैंक यू भाभी। सुरभि अपनी भाभी राधिका के गले लग जाती है। सब अगले दिन की तैयारियां करने लगते हैं। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो मौसम बहुत सुहावना था। बादल बने हुए थे, ठंडी हवा के झोंके खिड़की से घर के अंदर आ रहे थे। कुछ देर बाद भीनी भीनी बारिश शुरू हो गई। सुरभि ने जो कल्पना की थी, मौसम बिल्कुल वैसा ही हुआ। पकौड़े बनाने की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी थी।
सुरभि की निगाहें बार बार दरवाजे की ओर लगी हुई थी। तभी सुरभि का फोन बज उठता है। यार सुरभि, वो आज तो हमारा आना मुश्किल है। मम्मी के थोड़ा सर में दर्द है तो बोल रही हैं कि 1-2 दिन में आएंगी। सॉरी, आज का प्लान कैंसिल है समझो। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मम्मी का ध्यान रखो, उन्हें दवाई दिलवा लाना, और कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ हाँ जरूर। अच्छा माँ बुला रही है, मैं जरा पूछ लूं कि कोई काम तो नहीं है। हाँ हाँ कोई नहीं। सुरभि का मन खराब हो जाता है। उसने बहुत मन से पकौड़े बनाने सीखे थे ताकि वो आज बारिश में अपने होने वाली सास और रोहित को पकौड़े बनाकर खिला सके। पर रोहित और उसकी मम्मी का आना कैंसिल हो जाता है तो सुरभि का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ सुरभि? रोहित और उसकी मम्मी कब तक आ रहे हैं? उनका कैंसिल हो गया मम्मी, वो नहीं आ रहे। क्या वो लोग नहीं आ रहे? वो रोहित की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सिर में दर्द है, इस वजह से। अरे कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। तुम आज हम सब के लिए पकौड़े बना लो। सुरभि ने हाँ में सिर हिला दिया। पर जैसे ही वो रसोई में जाने लगी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अरे इतनी बारिश में कौन होगा, मैं देखता हूँ। अतुल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो रोहित और उसकी मम्मी सामने खड़े। क्यों, चौंका दिया ना सबको? रोहित, तुमने तो सुरभि को कहा था कि ये सब रोहित का प्लान था, सुरभि को चिढ़ाने के लिए। मुझे भी इसने रास्ते में बताया और मुझे भी अपने प्लान का हिस्सा बनने को कहा। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी रोहित? सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर लिया। सुरभि थोड़ा शर्मा जाती है। सबके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। आप दोनों भीग गए हो। राधिका बहू, जा रोहित और उनकी मम्मी के लिए अलमारी में से तौलिया निकाल ला। रसोई में से गरम गरम पकौड़ों की खुशबू आ रही है। लगता है मेरी होने वाली बहू ने पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जी आंटी जी, आज तो सुबह से ही सुरभि पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही है। आप सब बैठो, मैं गरम गरम पकौड़े लेकर आती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं एक तरफ चाय रख दूंगी। ये तो सच ही है, बाहर बारिश और घर में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की चुस्कियों का भी एक अलग ही मजा है। सब लोग उस दिन चाय और पकौड़ों का खूब आनंद उठाते हैं। सुरभि ने उस दिन बहुत टेस्टी पकौड़े बनाए थे। रोहित की मम्मी को पकौड़े बहुत पसंद आते हैं और वो सुरभि की बहुत तारीफ करती हैं। सुरभि भी अपने रिश्तों का सम्मान करते हुए सबको बताती है कि उसने ये स्वादिष्ट पकौड़े अपनी भाभी राधिका से ही बनाने सीखे हैं। मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था, इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था। मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानीपुरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानीपुरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानीपुरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ी जाती थी और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी। इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर, इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था।
क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत हैं भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहे हो भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही आएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो, सड़कों पे पानी भर गया तो है, घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ भैया। चलो भाई चलो, समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था। इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है। शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं, मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है। आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानी पूरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं? आज तो 1 पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। घर ही चला जाता हूँ। बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है, अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है। वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसकी एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बेटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया, जरा गाड़ी रोको। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन दोनों को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आत्मा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। अब मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसके खून बह रहा था। मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठाकर बारिश में भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान न हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था।
रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही है, आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर बहुत गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। मनोहर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।